हेलो एंड वेलकम। भरपूर स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 80 के बाद के सवालों पर। इसके पहले वाले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 80 तक बात किया था, उसके आगे इस वीडियो में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। 81 क्या कह रहा है कि सत्य शोधन समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये आप सभी को पता होगा, ज्योतिबा फुले ने की थी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर 2। आगे का क्वेश्चन क्या है? 82। 82 क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानमंडल को ऐसे विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की क्षमता प्राप्त है? तो ये है आर्टिकल नंबर 328, मतलब 328, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ये रहा ऑप्शन नंबर 3, जो कि सही हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 83। 83 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किसने रचनात्मक द्वंद्व का अभिनव विचार प्रस्तुत किया? अभिनव विचार प्रतिपादित किया। तो ये किया था मैरी पार्कर फॉलेट ने, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ये रहा ऑप्शन नंबर 1, मैरी पार्कर फॉलेट। अगला क्वेश्चन है 84। 84 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने संगठनों में सप्ताह में 40 घंटे कार्य समय एवं गति अध्ययनों मात्रानुपाती दर व्यवस्था के साथ साथ दिन के उचित कार्य के लिए दिन का उचित वेतन की अवधारणा का प्रारंभ किया? तो ये किए थे फ्रेडरिक टेलर ने, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 85। 85 क्या कर रहा है? 1887 में पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में प्रकाशित शोधपत्र द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन थे? तो ये थे वुड्रो विल्सन, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जा रहा है, वुड्रो विल्सन। अगला क्वेश्चन है 86। 86 क्या कह रहा है? थोड़ी गले में खराशी मेरे, माफ़ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 86। यह क्या कह रहा है? मैनेजमेंट टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रैक्टिसेस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये थे पीटर ड्रकर साहब, पीटर ड्रकर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिए हुए हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 87। 87 क्या कह रहा है? मजदूर किसान शक्ति संगठन ने भारत में किस आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो ये जन सुनवाई आंदोलन में इन्होंने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई थी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 88। 88 क्या कह रहा है? यूके में किसी राष्ट्रीय कार्यक्रम में सिटीजन चार्टर किस वर्ष शामिल और कार्यान्वित किया गया था? तो ये किया गया था 1991 में। तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जा रहा है, 1991। अगला क्वेश्चन है 89। ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राक्कलन समिति का कार्य नहीं है? कार्य नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा। तो प्रशासन में दक्षता और मितव्ययता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना, यह तो होता है, इसका कार्य है। दूसरा, यह जांच करना कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुसार धन का समुचित व्यय किया गया है, तो यह कार्य भी प्राक्कलन समिति का है। तीसरा है सीजीए की रिपोर्ट की इस दृष्टिकोण से जांच करना कि संसद द्वारा स्वीकृत धन का संबंधित प्राधिकरण द्वारा उपयोग किया गया है। देखिए, यह कार्य प्राक्कलन समिति का नहीं है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जा रहा है। ये रहा हमारा तीसरा। अगला सवाल है 90 नंबर। ये क्या कह रहा है कि लोक लेखा समिति की संरचना की निम्नलिखित में से कौन सा सही विशेषता है? लोक लेखा समिति की संरचना में संरचना की निम्नलिखित में से कौन सी सही विशेषता है? तो लोक लेखा समिति अनुपातिक प्रतिनिधित्व और सकल संक्रमणीय मत प्रणाली के सिद्धांत के अनुसार वार्षिक रूप से निर्वाचन निकाय है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 91। 91 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन भीखू पारेख की मानव प्रकृति की अवधारणा को स्पष्ट करते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, जो कि ए, बी और डी है। ए, बी, डी क्या कह रहा है? ए, बी, डी। मानव प्रकृति के सभी संदर्भों की कड़ी जांच की जानी चाहिए और उसे पर्याप्त संदेह के साथ देखा जाना चाहिए। तो ये भीखू पारेख ने अपनी मानव प्रकृति की अवधारणा में बताया था। दूसरा क्या? मानव जाति सांस्कृतिक रूप से इस समझ में सन्निहित है कि वे अपने सांस्कृतिक समुदाय में पैदा हुए, पले बढ़े और उनके द्वारा गहनता से आकार दिए गए हैं। ये भी सही हो जा रहा है। और यदि ऑप्शन नंबर डी, पॉइंट नंबर डी क्या है? यद्यपि त्वचा का रंग, लिंग, लंबाई और अन्य शारीरिक विशेषताएं सार्वभौमिक रूप से साझी हैं, तथापि भिन्न भिन्न समाजों में उन सभी को अलग अलग ढंग से अवधारित किया जाता है और इनके भिन्न भिन्न अर्थ और महत्व हो जाते हैं। तो ये हमारा सही हो जा रहा है ऑप्शन नंबर 3, जो कि ए, बी, डी, ए, बी, डी। बाकी सारे ऑप्शन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है 92। 92 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से तर्क दक्षिणपंथी बलों से संबंधित हो सकते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, जो कि ए, डी, ई है। ए, डी, ई क्या कह रहा है? क्या लोग असमान अवसरों के कारण नहीं बल्कि स्वयं की पसंद के कारण गरीब हैं? फिर अगला क्या है
क्या कल्याणकारी राज्य ने गरीबी के जाल में फंसे कल्याणकारी आश्रितों का एक वर्ग सृजित किया है? लास्ट है, गरीबी, आवासहीनता, हाई स्कूल ड्रॉप आउट दरों जैसी सामाजिक रूढ़ताओं के स्रोत इतने जटिल हैं कि यदि राज्य उनका समाधान करने का प्रयास करता है तो वह धीरे धीरे विफल हो जाता है तथा समस्या और अधिक बढ़ जाती है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 93 नंबर। ये कह रहा है कि विमर्शी लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणियाँ सही हैं? तो इसमें से कौन सी टिप्पणियाँ सही हैं? यह है इसका सही ऑप्शन नंबर 1, ए, बी और ई। ए, बी क्या कह रहा है? विमर्शी लोकतंत्र एक मानकीय आदर्श का वर्णन करता है जिसमें स्वतंत्र और समान नागरिक सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के साथ तर्क करते हैं। वे किसी मुद्दा या नीति या किसी संपूर्ण प्रणाली में निहित सिद्धांतों के बारे में आम सहमति बनाने के लिए ऐसा करते हैं। लास्ट है, विमर्शी आदर्श में वास्तव में लोकतांत्रिक संघ की प्रकृति के बारे में एक शक्तिशाली नैतिक अंतर्बोध निहित होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जा रहा है, ए, बी और डी। ए, बी और डी वाला जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर। ये क्या कह रहा है? गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत के निम्नलिखित में से कौन से पहलू आपसी विश्वास से ग्रस्त बहुल समाजों में संवाद की प्रक्रिया में सहायक हो सकते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, जो कि है ऑप्शन नंबर पॉइंट नंबर ए, बी और डी। ए क्या कह रहा है? संवाद की पूर्व शर्तों पर ध्यान देने से भागीदारों का नैतिक दृष्टिकोण स्थापित करने में मदद मिलती है। बी क्या कह रहा है? यह सत्य पर हमारी पकड़ का ज्ञान आंशिक रूप से आत्मसंयम उत्पन्न करता है। डी क्या कह रहा है? अहिंसा की प्रतिबद्धता अलगाव और अन्याय की भावना को दूर करती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो गया इस तरह से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। 95 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विचारक सहभागी लोकतंत्र से संबंधित है? सहभागी लोकतंत्र से कौन संबंधित है? तो इसमें संबंधित है कैरोल पिटमैन, इयान शोपिरो नहीं है, बेंजामिन बार्बर और फिर यूरन हेबरमास नहीं है, सी, बी मैकफर्सन है। तो यह है ए, सी और ई, ये जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर। 96 क्या कह रहा है? राज्यपाल की योग्यता और नियुक्ति के बारे में क्या सही है? राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन है। वो ना भारत का नागरिक हो, उसने 25 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, उसे प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, वो 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए राज्यपाल का पद पर रहता है, वो प्रधानमंत्री को संबोधित स्वयं लिखकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। तो इसमें केवल पहला ऑप्शन जो है सही है, वो भारत का नागरिक हो, बाकी सारी योग्यताएं सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 सही हो जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। हालांकि ये क्वेश्चन ड्रॉप हो चुका है, तो यह क्वेश्चन आपके लिए है जो कि आप घर पर मेहनत करिए और इसको होमवर्क के रूप में रख लीजिए। थोड़ी सी मेहनत करिए, हालांकि इसका कोई भी ऑप्शन नहीं सही है इसलिए इसको ड्रॉप कर दिया है एनटीए ने, तो आप इसको थोड़ा सा खोजने का प्रयास करिएगा। अगला क्वेश्चन है 98। 98 क्या कह रहा है? राम मनोहर लोहिया से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसमें से जो दूसरा ऑप्शन है ए, सी और ई वाला, ये सही है। उन्होंने 7 प्रकार की क्रांति के बारे में चर्चा की है। वह एस्पेक्ट ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी के लेखक हैं और उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता के विकास का इतिहास मानव संबंध की पूर्णता का इतिहास है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। हमारा तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर। 99 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से भारत के कौन से उपराष्ट्रपति बाद में देश के राष्ट्रपति बन गए? तो ऐसा कौन था? तो इसमें से राधा कृष्णन जी बने थे, वी गिरी भी बने थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी बने थे, बी जत्ती ये नहीं बने थे, और आर वेंकटरमन साहब ये भी बने थे। तो ए, बी, सी और ई, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। 100 क्या कह रहा है? महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तकें कौन सी हैं? तो उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकें इनमें से केवल है कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम और हिंद स्वराज, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर। 101 क्या कह रहा है? दलीय प्रणाली पर विभिन्न विद्वानों की सही परिभाषा ज्ञात कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, ए और सी। आधुनिक लोकतंत्र दलीय लोकतंत्र है कद्र। तीसरा, दल लोकतांत्रिक राजनीति के मुख्य संस्थान है लिप्टेस। इसके अलावा सारे ऑप्शन गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जा रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर। यह क्या कह रहा है? असफल राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें से सही हैं ऑप्शन नंबर 3, बी और सी।
असफल राज्य वह कार्य नहीं कर पाते जो उसे राज्य के रूप में परिभाषित करते हैं। असफल राज्य अपने निवासियों का प्रपीड़न करने में सफल रहता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 103। 103 क्या कह रहा है? लोकतंत्र के बारे में रचनावादी तर्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से सही है ऑप्शन नंबर सी और डी। सी और डी क्या कह रहा है? रचनावादी तर्क संस्कृति को ऐसी चीज़ मानता है जो वंशानुगत नहीं होता है, बल्कि उनका निर्माण और आविष्कार किया जाता है। रचनावादी तर्क यह दावा करता है कि संस्कृति का कार्य कारण प्रभाव होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सी और डी सही होते हैं, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। अगला क्वेश्चन है 104 नंबर। 104 क्या कह रहा है? 1980 के दशक में भारत में बाजार अनुकूल एवं व्यवसाय अनुकूल राज्य हस्तक्षेप के मध्य अतुल कोहली के द्वारा किए गए विभेद के संदर्भ में सही कथन को ज्ञात कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, जो कि ए और डी है। मतलब व्यवसाय अनुकूल कार्यनीति मुख्यतः स्थापित उत्पादकों को सहायता देती है और बाजार अनुकूल कार्यनीति नए प्रवेशकों, प्रतियोगियों एवं ग्राहकों को सहायता पहुंचाती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी मतलब 4 ए और डी सही हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर। 105 क्या कह रहा है? 108वें संशोधन विधेयक 2008 के संदर्भ में सही कथन को ज्ञात कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन है तीसरा ए और डी। इस विधेयक के आने के पश्चात महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण 15 वर्ष तक अस्तित्व में रहेगा। 15 वर्ष तक अस्तित्व में रहेगा। डी क्या कह रहा है? आरक्षित सीटों का निर्धारण मतलब आवंटन राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों हेतु क्रमावर्तन द्वारा किया जा सकता है। ए और डी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। 106 क्या कह रहा है? सही कथन को हमें चुनना है। तो इसमें से पहला वाला ऑप्शन जो है सही है, मतलब ए, बी और सी। ए, बी, सी क्या कह रहा है? भारत उन पहले देशों में से है जिसने ईईसी के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। दूसरा, द्विपक्षीय संबंधों का 2004 में रणनीतिक साझेदारी के रूप में उन्नयन किया गया। सी, ईयू भारत के लिए एफडीआई के सबसे बड़े स्रोत में से एक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जा रहा है, मतलब ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। 107 क्या कह रहा है? सही कथनों को चुनिए। इसमें भी सही कथन चुनना है। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, मतलब ए, बी और सी। ए, बी, सी, बाकी 4 नंबर नहीं सही है। पहला क्या कह रहा है? समाज और राजनीति में संघर्ष अपरिहार्य है। दूसरा, संघर्षों में हिंसा के प्रयोग को ऐसी हिंसा के विरुद्ध प्रदर्शनों से समाप्त नहीं किया जा सकता है। तीसरा, अहिंसक कार्रवाई को 3 पद्धतियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: प्रदर्शन और आग्रह, असहयोग और अहिंसक हस्तक्षेप, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108 में हमें सही कथन को चुनना है। 4 कथन दिए हुए हैं, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, ए और सी। ए और सी क्या कह रहा है? 1 अप्रैल 1950 को भारत चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला गैर समाजवादी समूह का देश था। सी ऑप्शन है, द्विपक्षीय संबंधों में सुधार का चरण 1988 में शुरू हुआ। तो ऑप्शन पॉइंट नंबर ए और सी सही हो जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर। 109 नंबर क्या कह रहा है? इसमें भी सही कथन को चुनना है और इसका पहला वाला ऑप्शन सही है, मतलब ए, बी और डी। ये क्या कह रहा है? यूएन चार्टर का अध्याय 7 के अंतर्गत सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने और बहाल करने के लिए कार्रवाई कर सकती है। बी, अनुच्छेद 41 के अंतर्गत प्रतिबंध के उपायों में सशस्त्र बल का प्रयोग शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, सुरक्षा परिषद द्वारा शांतिपूर्ण परिवर्तनों में सहायता करने, असंवैधानिक परिवर्तनों के प्रतिवारण आदि के लिए प्रतिबंधों को लागू किया गया है। तो ए, बी और डी हमारा सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 110 नंबर। 110 क्या कह रहा है? इसमें भी सही कथन को चुनना है और इसका तीसरा ऑप्शन सही है, ए और सी। ए, सी क्या कह रहा है? जनसंहार के हथियार में अन्य के साथ साथ परमाणु विस्फोटक हथियार शामिल हैं। और सी में क्या कह रहा है? रासायनिक हथियार अभी समय में जनसंहार के हथियारों को विधि बहिष्कृत किया गया है। ये दोनों सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जा रहा है।